चलो जी, फिर से स्टार्ट करते हैं ना. सो विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, देन विल बी टॉकिंग अबाउट AMU and U, है ना. दैट समथिंग न्यू इज देयर. विल टॉक अबाउट कि ये होते क्या है, एंड दिस चैप्टर विल टॉक अबाउट मोल कॉन्सेप्ट. तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे. इन टुमारोज क्लास विल टॉक अबाउट कि भाई इन सब के बेसिस पर जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है. और जो फॉर्मूलाज की नेम होते हैं वो नेम कैसे होते हैं, है ना. फॉर्मूलाज की नेमिंग कैसे होती हैं. आपका जो है स्ट्रक्चर में यू हैव गॉट, लेट्स से यू हैव गॉट H2O इज देयर, बट ऐसा कुछ क्यों नहीं होता, HO2 करके कुछ क्यों नहीं बनता, ठीक है. सो वी हैव गॉट, लेट्स से NaCl कॉमन सॉल्ट इज देयर, बट हाउ अबाउट NaMg. क्या ऐसा कोई सॉल्ट होता है, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ठीक है. इनके बीच में जो है ऐसा Excuse क्या me, sir. connection है दैट दे आर फॉर्मिंग दिस बॉन्डिंग्स. हाँ जी बेटा. Sir, sorry to interrupt. Sir, can you please admit Reshit वो waiting room में है? हु इज देयर इन वेटिंग रूम? नो Sir, वन इज Reshit. देयर. नो नो नो. अच्छा, आप कर लिया उसने हो, गलत उसका आईडी मैसेज ज्वाइन आया किया था. या तो. ओके. ओके. ठीक है. सो ये जो बॉन्डिंग वाला चैप्टर है ये आपका आई विल टेक इन डिटेल इन डेप्थ, ठीक है. ये जो डिटेल इन डेप्थ विच आई विल टेक हियर, आई विल टॉक अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑल्सो. सो ये जो नॉमेनक्लेचर है ये आपका क्लास 10th में जो है आपका बहुत हेल्प करेगा, वेयर बाय यू डोंट हैव टू देन बाय हार्ट द फॉर्मूला नेम्स. so it will be easier for you to make out the names of molecules, ठीक है. उसके बाद जो है चैप्टर में वी विल टॉक अबाउट, जो हमारा थर्ड सेशन रहेगा, उस थर्ड सेशन में वी विल टॉक अबाउट कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है. आइसोटॉप्स का मीनिंग क्या होता है, टर्म्स लाइक आइसोटोन, ठीक है. ऑल दिस टर्म्स वी विल टॉक अबाउट. एंड देन योर चैप्टर 4 इज कि ये जो एटम्स है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दिस एटम इज टू 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 स्मॉल टू बी सीन. आप इसको जब देख ही नहीं सकते तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि कैसा दिखता है, ये डिकोड कैसे किया उन्होंने. व्हेन इट इज नॉट फिजिकली सीन, हाउ ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 century they made out the structure of element, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम ऐसा दिखता होगा, ऐसा दिखता है. दैट इज नथिंग फॉर श्योर बिकॉज नो वन हैज एवर सीन एन एटम. बट वो जो डिस्कवरी है, हाउ दैट डिस्कवरी हैज टेकन प्लेस slowly slowly over the period of 1.5 century, they made out the structure of atom, how it looks like from small parts. They discovered electrons, protons, neutrons, nucleus, ठीक है. तो वो डिस्कवरी कैसे हुई, दैट ऑल इज अबाउट योर चैप्टर 4, वेयर विल टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. Sir, what is nomenclature? Nomenclature is to name a particular compound, है ना. किसी चीज का नेमिंग कैसे होती है, ठीक है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट HCl, what is HCl? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. And when I am talking about H2SO4, Sulfuric acid. sulfuric acid. sulfuric acid. Why it is not called hydrosulfuric acid? भाई ये नेमिंग कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं ना, हाउ दिस नेमिंग इज डन, ठीक है. व्हेन आई टॉक अबाउट H2SO3 तो इसका नेम क्या होगा, ठीक है. और नॉमेनक्लेचर में विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर आल्सो. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम क्लोराइड, भाई सोडियम क्लोराइड ये तो सबको पता है, कॉमन सॉल्ट. एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, बताएं. Sir, AlCl. नॉट AlCl, इट्स AlCl3. और ये Cl3 क्यों बन रहा है ना. तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, दैट ऑल विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कंबाइंड सेशन होगा, 7th 8th एंड 9th, है ना. तीनों का कंबाइंड सेशन होगा. आई विल टेक इट अप फ्रॉम वेरी बेसिक
एंड आई विल कंप्लीट इट टिल 10th लेवल, जहां पर मैं आप 10th में जाएंगे तो 10th में एक्चुअल केमिस्ट्री इज देयर, जहां पर केमिकल रिएक्शंस है, एसिड बेस है, मेटल नॉन मेटल्स है, एंड लॉट्स ऑफ देयर आर 55 केमिकल रिएक्शंस आर देयर। तो बेस आपका भी क्लियर रहेगा तो 10th में आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड इट विल बी इजियर आल्सो फॉर यू। ठीक है, बट आज की क्लास जो है वो स्ट्रक्चर, एएमयू एंड मोल कॉन्सेप्ट पर है। 9th में स्टूडेंट्स को अगर किसी चीज से थोड़ा सा इशू रहता है तो वो है 9th की फिजिक्स, 9th में बायो का चैप्टर डाइवर्सिटी, एंड 9th का मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम मोल कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्लास 6 में आपने यूनिटरी मेथड किया था बेटा, Yes, है ना? sir. तो Yes, sir. मोल कॉन्सेप्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट अ केमिस्ट्री थिंग, बट इट इज अ क्लास 6 का यूनिटरी मेथड के बेस पर है ना? समझ जाएंगे अच्छे से तो बहुत मजा आएगा, नहीं समझेंगे तो कीप रेजिंग योर डाउट, है ना? आई विल मेक श्योर 2 3 4 क्लासेस व्हाटएवर रिक्वायर वी विल डू इट थोरोली। ठीक है जी, Yes, sir. चलो जी। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर ये डिस्कवर कैसे हुआ वो चैप्टर 4 में। पहले तो भाई जो डिस्कवर इन्होंने कर लिया है हमारे लिए इजी बना दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे बेटा? सर मुझे एक डाउट था पुराने चैप्टर से, सर केमिस्ट्री के। हाँ जी बोलो। सर जैसे कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं वाटर से, पर कुछ सब्सटेंस मिक्स क्यों नहीं हो पाते? कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, कुछ डिसॉल्व नहीं हो पाते, ये पूछ रहे हैं आप? यस सर। ओके, इट इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग, है ना? जो आपका कंपाउंड्स है उनके बीच में अगर आयोनिक बॉन्ड है तो ये वाला भी ना नेक्स्ट पार्ट में आई विल टेक अप, है ना? ओके It's सर। I will first take ionic bonding and covalent bonding, then I'll talk about this dissolving part. ओके सर। चलो जी, क्लास बताओ भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? सर एटम के बीच प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। हाँ जी, तो शौर्य और शाश्वत साथ में बोल रहे थे कि वी हैव गॉट अ न्यूक्लियस इज देयर। ठीक है, पहले तो एटम जान लेते हैं एटम होता क्या है। ठीक है, तो व्हेन यू आर टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर बेटा, है ना, यू आर टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर आप इसको जो है नाइफ से अलग करेंगे तो यू विल गेट 2 ड्रॉप्स, है ना? फिर उसको आपने फिर वापस सेपरेट किया, यू विल गेट 4 ड्रॉप्स। बट इज इट कि आप जो है उस ड्रॉप ऑफ वाटर के जो है यू कैन मेक कीप ऑन मेकिंग पार्ट्स? कितने पार्ट्स कर सकते हैं? कहीं ना कहीं जाकर गाड़ी तो रुकेगी ना आपकी, जहां पर आप वाटर के फर्दर जो है पार्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर एक्चुअली हम नाइफ से आई थिंक हम वाटर ड्रॉप्स को सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों भाई? टेबल पे वाटर ड्रॉप पड़ा हुआ है, नाइफ से उसको 2 पार्ट में कर दो आप। नो सर, हम करेंगे तो वापस वो फिर कंबाइन होके बड़ी वाटर ड्रॉप बन जाएगी ना। क्यों? अरे ब्लेड लो, ब्लेड से आप उसको सेपरेट कर दो आधा करके। टेबल No, पे रखी है बेटा वाटर ड्रॉप। लेकिन जब हम उसमें ब्लेड डालेंगे सर, फिर जब हम ब्लेड को वापस निकालेंगे तो वो तो वाटर ड्रॉप सेपरेट रहेगी थोड़ी ना। तो वो तो फिर वापस कंबाइन हो जाएगी। सर नाइफ डाल के साइड में करना पड़ेगा सर, सेपरेट हाँ, करने के लिए। नाइफ वैसे डाल ही के तो साइड करना में है। कर दो उसको। सर या फिर हम हाँ, देखो। हाइड्रोफोबिक नाइफ यूज कर सकते हैं। अरे भाई, आपको हाइड्रोफोबिक नाइफ की क्या जरूरत है? ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। ये नाइफ लिया आपने, आप नाइफ से इस वाटर ड्रॉप को 2 पार्ट में नहीं कर सकते आप? वैसे अगर हम वाटर ड्रॉप को लाइक ऐसे ब्लेड से करेंगे तो उसमें साइड करेंगे तब जाके 2 ड्रॉप में होंगे। हाँ हाँ, तो साइड ही करेंगे, मैं कौन सा केक की तरह काट रहा हूँ उसको। ठीक है, ओके सर। so basically at one point you will not be able to divide it further, है ना? even आप माइक्रोस्कोपिकली उसको अगर सेपरेट करना चाहेंगे you won't be able to divide it further. ठीक है, and that particular point where you can't divide it further, that particular thing is called as atom, जिसको आप further break down नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो further breakdown जहाँ नहीं कर सकते हैं उसको actually we call it as molecule। उसको हम क्या बोलेंगे? molecule। and molecules are made up of atoms। ठीक है, 1 drop of water
Any guess how many molecules are there in it? Raise your hand. हाँ जी, सोहम आप बोले. 1024. Number of molecules. So Soham is saying sir 1024 molecules होते हैं उसमें. Anyone else? Sir, may I? Shashwat? में आए हाँ जी, Sir, शाश्वत. more than million. 1 million. million. Okay. Sir, 100 trillion. 100 trillion. 100 trillion. कोई और थोड़ी बोली लगाएगा ऊपर की तरफ. Sir, 1 trillion. Sir, 1 quadrillion. सर आपको जितना बड़ा नंबर पता है सर उतने 1 होते हैं. quadrillion is 1000 trillion. सोचो 1 drop of molecule में पूछ रहा हूँ मैं. 1 drop of water में कितने molecules होते हैं? किसी ने कहा 1 quadrillion. सर ज्यादा से ज्यादा 1 ट्रिलियन ही होगा. Okay, right Sir, answer more is than 1 trillion. it has got 1 billion trillion molecules. है ना? और ये नंबर बहुत बड़ा है. और ये नंबर इतना बड़ा है तो आप सोचिए कि जो मॉलिक्यूल है वो कितना छोटा होगा. दिस मॉलिक्यूल इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. इट्स स्मॉलर देन योर इमेजिनेशन. आप जितना सोच सकते हैं उससे भी छोटा मॉलिक्यूल होता है. ठीक है. तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम. द साइज ऑफ एटम इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व बाय अ माइक्रोस्कोप. है ना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं. इट इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है. अब जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, वन इज एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल. दे आर इन ट्यून ऑफ 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर. ठीक है. एटम का जो साइज है विशेष सर आपने 10 रेज़ टू द पावर -10 के पहले कुछ बोला था सर. अप्रोक्सीमेट है ना. आई विल से साइज ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल. नमक का एक जो दाना है बेटा, ठीक है, उसका साइज जो है दैट विल बी समवेयर अराउंड 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर. ठीक है. व्हेन आई टॉक अबाउट साइज ऑफ अ सेल, सेल जो हमारी बॉडी में होते हैं 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर. एंड साइज ऑफ एन एटम that is around 10 raised to power -10 meters. ये तो बड़ा लग रहा है. 10 raised to power -10 मीटर. बड़ा दिख रहा है ये. सर थोड़ा सा Yes, या sir. फिर 10 raised to power -20 तक होना चाहिए, या फिर 24. Yeah. Yes, sir, अब थोड़ा because we छोटा can लगता है. also view the ribosomes inside the cell, and I think they are somewhat the same. ओके. आप इस चीज को समझिए बेटा. अगर साइज जो है वो 10 टाइम्स छोटा हो जाता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, है ना, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो साइज 1000 टाइम्स छोटा हो जाता है. आप समझ रहे हैं? अगर मैंने बेटा एक फुटबॉल ली, है ना, फुटबॉल का साइज इज लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स टेक, मैंने बहुत बड़ी फुटबॉल ली है 1 मीटर. ठीक है. और मैंने एक मार्बल लिया है बेटा. मार्बल का जो साइज है दैट इज लेट्स से 1 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये जो साइज है, विल यू से फुटबॉल इज 100 टाइम्स बिगर देन मार्बल? No, sir. No, sir. No, sir. नो, Sir. that will be wrong. Why this is wrong is क्योंकि हम यहाँ पर 3D शेप की बात कर रहे हैं. रेडियस के टर्म में जो है फुटबॉल जो है वो मार्बल से 100 टाइम्स बड़ी है. बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर इस फुटबॉल के अंदर मैं मार्बल्स डालना चाहूँ तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दैट विल बी 100 into 100 into 100. That is, football is 1 million times bigger than the marble. ठीक है. उस 1 मीटर वाली है ना, 1 मीटर इज अ बिग थिंग, है ना. आपका जो साइज है, हाइट है, दैट्स 1.5 मीटर. सोचो आपकी हाइट की अगर एक फुटबॉल है तो उसके अंदर आप 1 मिलियन 1 सेंटीमीटर साइज के मार्बल्स डाल सकते हैं. ठीक है. तो जो साइज है, जब हम वॉल्यूम वाइज बात करते हैं तो जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो 4/3 पाई r क्यूब है. अगर आपने रेडियस 100 टाइम्स कर दिया है तो वॉल्यूम विल बिकम 1 मिलियन टाइम्स.
ठीक है, तो यहाँ पर सर ये बेटा तो 10 बिलियन टाइम्स है, 10 हाँ, to यहाँ minus पर 10। अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना साइज जो है वो स्मॉलर हो रहा है, मतलब आप या इंक्रीज देखेंगे ना, एटम से सेल का साइज कितना बड़ा है, 10,000 टाइम्स, है ना। और एक सेल के अंदर जो है 1 ट्रिलियन एटम्स होते हैं, वन सेल इज हैविंग 1 ट्रिलियन एटम्स इन इट। और आप कैलकुलेट करके देखें, है ना, 10,000 की पावर 3 करें तो दैट विल बी 1 ट्रिलियन। ठीक है जी, एग्रीड? Yes, sir. Understood. Thanks. Yes, sir. ठीक In है, some books, it is written 10 raised to the power minus 9, the size of an atom. दोबारा बोले बेटा। Sir, in some books, it is written that the size of an atom is 10 raised to the power minus 9 meter. बेटा वो देखो डिफरेंट साइज के एटम्स होंगे, कुछ एटम्स जो है वो बड़े साइज के होंगे। 10⁻⁻10 जो है दैट इज व्हाट वी यूज टू मेजर द साइज ऑफ एटम। और 10⁻10 के लिए जो है स्पेशल नेम इज देयर, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। Yes, sir. ठीक है, 10⁻⁻9 जो है दैट इज कॉल्ड एज 1 नैनोमीटर। दिस इज ऑल्सो यूज टू मेजर द साइज ऑफ एटम, but official to measure the size of atom is 10⁻10 meter, which has got a special name, that is 1 angstrom. Okay, sir. ठीक है जी। अब यहीं पर साइज ऑफ न्यूक्लियस, that is somewhere around 10⁻⁻14 meters. सोचो न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा हो गया। Sir, nucleus of Excuse atom. me, sir. हाँ जी, सर अगर न्यूक्लियस इतना छोटा है तो सर तो पहले न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था या फिर एटम? पहले तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, वो तो और भी छोटा होता है। सर ऐसा कैसे हुआ फिर? देखेंगे एक बार। तो Excuse पहले me, एटम Sir. डिस्कवर हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, फिर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद फिर प्रोटॉन्स एंड देन न्यूट्रॉन्स। excuse me, sir. हाँ जी बेटा। So, sir, why we called atom as the smallest unit of? एटम एज स्मॉलेस्ट यूनिट क्योंकि एटम्स होल्ड्स द आइडेंटिटी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, अब मैं आपको देखो एक चीज बता देता हूँ, पूरी दुनिया में, है ना, सारी चीजें, एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर सेल और इंक्लूडिंग एयर, प्लास्टिक, चेयर, आयरन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। ये किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। एटम्स कितने टाइप के हैं? वी हैव गॉट टोटल 120 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, है ना। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है इनको हम क्या बोलेंगे? हम इनको बोल रहे हैं एलिमेंट्स। तो पूरी दुनिया इंक्लूडिंग फुल यूनिवर्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दिस 120 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इन 120 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स में 94 आर नेचुरल and 26 are man-made in lab and doesn't exist. ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये तो पागल साइंटिस्ट जो हैं वो उठाकर, है ना, एटम के अंदर बम्बार्ड करके एक नया एटम बना दिया, दिमाग खपची कर रहे हैं। बट वो एटम एग्जिस्ट कितनी देर के लिए करते हैं? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। कुछ एटम्स जो है वो फ्यू सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट कर जाते हैं, बाकी एटम्स जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ साइंटिस्ट कम्युनिटी हैज बैंड कि 121 वाला एलिमेंट जो है आप फाइंड कर ही नहीं सकते, हम उसका नेमिंग ही नहीं करेंगे, है ना, ये सब बकवास हो रहा है और कुछ नहीं है। एक्चुअली दे हैव बैंड कि आप और एलिमेंट्स फाइंड नहीं कर सकते, इनका प्रैक्टिकल कोई यूसेज नहीं है। तो पूरी दुनिया में एक्चुअली जो थिंग्स बनी हुई है वो इन 94 एलिमेंट्स की बनी हुई है। इन 94 एलिमेंट्स में भी देयर आर रेयर एलिमेंट्स जो कि बहुत रेयरली मिलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो देयर आर 44 एलिमेंट्स विच फॉर्म्स 99.999% ऑफ थिंग्स। ठीक है, उन 48 एलिमेंट्स में से आपका जो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है,
तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. 99% of things in your body are made up of carbon, oxygen and hydrogen. That is your cell or glucose or whatever it is there, है ना. आप खा रहे हैं ग्लूकोज, फॉर्मूला C6. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है भाई? सर C6H12O6. जो आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो क्या गिव आउट कर रहे हैं? CO2 प्लस H2O, है ना. आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं अंदर O2, देख रहे हैं सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीजें आसपास घूम रही हैं. इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, है ना, दैट फॉर्म इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन योर प्रोटीन. आयरन इज देयर इन योर ब्लड, बट कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर 3 मेन एलिमेंट्स. ठीक है. तो सोचने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना कि पूरी दुनिया जो है 99.999% दुनिया जो है इन 44 एलिमेंट्स से बनी हुई है. अब इन 44 एलिमेंट्स को छोड़ो, ये सारे के सारे जो 94 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और 94 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हैं, दे आर मेड अप ऑफ, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो पूरी दुनिया जो है सिर्फ 3 चीजों की है. पूरी दुनिया में सिर्फ ये 3 चीजें हैं. आपके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. मेरे अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन will give me different atoms. Atoms का different combination will give me different molecules. ठीक है. Molecules behave differently when they are combined chemically. जब भी वो chemically combined होंगे उनकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाएगी. गधा और घोड़ा को मिलाया और बन गया हाथी, है ना, समथिंग लाइक दैट. और आपने मिलाया गधा और घोड़ा और बन गया आपका मे बी चूहा, और बन गई आपकी कुर्सी, समथिंग लाइक दैट, है ना. थिंक ऑन इट. हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल. ह्यूमंस ने अब तक जितने भी फ्यूल जाने हैं उसमें हाइड्रोजन गैस इज द बेस्ट फ्यूल. इसको बर्न करने के लिए चाहिए मुझे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बिना वो बर्न करने से मना कर देगा. प्लस अगर ऑक्सीजन है तो वो तेजी से बर्न करेगा, और उनको बुझाने के लिए चाहिए मुझे वाटर. देखो प्रॉपर्टी बिल्कुल उल्टी पुल्टी हो गई ना. अगर अलग अलग थे तो ये सब कुछ जलाने के लिए, भस्म करने के लिए तैयार है, और जैसे ही इकट्ठे हुए तो ये सब कुछ बुझाने के लिए तैयार है. ठीक है. तो मॉलिक्यूल्स जब बन रहे हैं केमिकली, व्हेन दे आर फॉर्मिंग, देन देयर प्रॉपर्टीज, देयर लुक, एवरीथिंग इज चेंजिंग. ठीक है. सर तो कंपाउंड. हाँ जी, कंपाउंड व्हेन दे आर फॉर्मिंग ना. तो वी विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दिस एटम्स, है ना. हम इन एटम्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहेंगे. तो इन एटम्स के बारे में थोड़ा डिकोड करेंगे आज कि ये अंदर से कैसे दिखते हैं और हाउ दे मेड आउट, है ना. साइंटिस्ट कम्युनिटी ने कैसे पता किया कि एक ड्रॉप पानी के अंदर 10⁻21 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. जब देख ही नहीं सकते आप उन वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो पता कैसे किया कितने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना. विल सी दैट थिंग. और वो हमारा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज योर मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है जी, बढ़े आगे से. Yes. सर. है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे देखेंगे. ओके, सो वी हैव गॉट अ न्यूक्लियस इज देयर. ठीक है. एंड न्यूक्लियस के अंदर जो है यू हैव गॉट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आर देयर विद इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर जो है यू हैव गॉट एनर्जी शेल्स आर देयर, और इन एनर्जी शेल्स में यू हैव गॉट इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ठीक है. इन एनर्जी शेल्स में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ एटम. हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे. प्लस आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर. Okay, my Yes, computer screen has gone blank, है ना. Just 1 minute. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, Sir? बिना कंप्यूटर के पढ़ाते हैं. हाँ जी. Sir, in total, is there a fixed number of layers, sir, in a sir, atom? ये एनर्जी शेल की बात कर रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, एटम का साइज जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी एनर्जी शेल्स जो है वो ज्यादा होते जाएंगे. ठीक है. बट एनर्जी शेल्स जो है, आप समझे इस चीज को, ये एनर्जी शेल जो है कोई विजिबल या
टचेबल थिंग नहीं है। ये एनर्जी शेल जो है ये एक एज्यूम्ड एरिया है। भाई दुनिया की सारी चीजें जो है वो एटम से बनी हुई हैं, और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने हुए हैं। तो ये एनर्जी शेल फिर किस चीज के बने हुए हैं? तो ये एनर्जी शेल जो है ये एज्यूम्ड एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एरिया में मिलेगा, और उस एरिया को हम एनर्जी शेल बोलते हैं। अगर एटम को कुछ एनर्जी मैंने दे दी तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन टेम्पररी जंप करके यहाँ पर पहुंच जाए, ठीक है, फिर वो वापस जो है वो एनर्जी रिलीज करके वापस यहाँ आ जाएगा। Sir, so it's just like an orbit. इट्स लाइक एन ऑर्बिट फॉर प्लैनेट्स, बिल्कुल सही। सर जितने ज्यादा एनर्जी सेल होंगे उतना ही एटम रिएक्टिव या फिर सर पावरफुल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी अगर ज्यादा एनर्जी शेल है और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और रिएक्टिविटी फिर ज्यादा होगी अगर, ये कल है ना नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एक्सक्यूज मी आई सर, विल डिस्कस Okay, sir. एवरीथिंग। हाँ जी, सर कुछ ऐसा है कि इतनी मैक्सिमम ये पावर, ये एनर्जी शेल जा सकते हैं, या फिर मतलब ये एनर्जी शेल्स की ना कोई लिमिट नहीं है बेटा, है ना, बट ये एनर्जी शेल्स एक फॉर्मूला से गवर्न है कि ये एनर्जी शेल यहाँ पर है, बीच में कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को जो है खूब सारी एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जो है दे शिफ्ट टू हायर एनर्जी शेल्स, ये ऊपर वाले एनर्जी शेल्स में चले जाते हैं, बट फिर वापस जो है ये एनर्जी रिलीज करके लोअर एनर्जी शेल में आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर अगर मूवमेंट फास्ट हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी प्लेस से हिलते नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस से सर मूव नहीं हो जाएंगे अगर मूवमेंट फास्ट हो तो? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है अभी दे आर मूविंग इन दिस पर्टिकुलर एनर्जी शेल ओनली, ये एक एनर्जी शेल में ही मूव कर रहे हैं। अगर इनको मैंने एनर्जी और प्रोवाइड कर दी तो वी कॉल देम कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए हैं, एंड देन दे मूव टू द हायर एनर्जी शेल, फिर ये हायर एनर्जी शेल में जाकर मूव करना शुरू कर देते हैं। सर फिर अगर हम ऐसी एनर्जी देते रहे तो सर जो एकदम सर इनर मोस्ट एनर्जी सेल होगा उसमें तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ बट ऐसा देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, है ना। आप समझिए, आप एटम की बात कर रहे हैं, एटम में मतलब किस एटम की बात कर रहे हैं? एक ड्रॉप ऑफ वाटर में अगर मतलब 1 बिलियन ट्रिलियन एटम्स हैं तो उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, या फिर आप एक चीज उसको समझें कि मान लीजिए आपने वो नाइट ग्लो देखा है ना, कुछ आप अमेज़न से ऑर्डर करते हैं ना जो नाइट ग्लो करते हैं, है ना, वो नाइट ग्लो कैसे करते हैं कि जब आप उनको जो है लाइट में रखते हैं तो उस पर्टिकुलर एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन दे गो टू द हायर स्टेट्स, वो हायर स्टेट्स में चले जाते हैं। और उसके बाद जब आप रात को देखते हैं तो रात को जो है वो वापस, है ना, रात को डार्क में दे आर नॉट गेटिंग एनी एनर्जी, सो दे गो बैक टू द लोअर स्टेट, and when the electrons go back to the lower state they emit out light, तो वो emit out करते हैं लाइट, है ना, तो इसलिए वो रात को जो है नाइट ग्लोस एलिमेंट्स आते हैं। ओके सर, ठीक है, लेट्स कम बैक टू द चैप्टर। सो अब ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअल में पता है कैसा दिखता है? यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, देखो आप यहाँ पर समझेंगे, आप अगर समझ पा रहे हैं तो इस एरिया में क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है? सर एयर। एयर का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो किससे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं? एटम से। तो आप कह रहे हो एटम के अंदर यहाँ पर और एटम्स हैं? यस सर, ये तो यस सर। नहीं भाई, यस सर कैसे बोल सकते हो आप? Sir, there is एटम्स के अंदर nothing. एटम्स घुसा दिए तो बात कैसे बनेगी? सर देयर इज वैक्यूम। दिस इज एम्प्टी बेटा, एम्प्टी। ये स्पेस जो है ये एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। और ये कितना एम्प्टी स्पेस है अगर आप जानेंगे ना तो यू विल बी हाईली अमेज्ड, है ना। जब व्हेन आई रेड इट फर्स्ट टाइम आई वाज वेरी हाईली अमेज्ड, है ना। देख लेते हैं, अगर मैंने एक एटम को, है ना, बैलून की तरह फुलाना शुरू किया, जब मैं एटम को फुला रहा हूं तो उसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो रहा है प्रोपोर्शनेटली,
उसके इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोपोर्शनलिटी बड़े हो रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन एटम को मैंने फुलाकर कितना बड़ा किया, क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा कर दिया, ठीक है। और ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, इतना बड़ा मैंने एटम को फुलाकर किया, तो उसका न्यूक्लियस भी तो बड़ा हो जाएगा। उसका न्यूक्लियस पता है Yes, कितना sir. होगा? उसका न्यूक्लियस विल बी अ मार्बल और अ पी इन दैट स्टेडियम। और उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने बड़े होंगे? उसके इलेक्ट्रॉन्स विल बी डस्ट पार्टिकल्स इन द स्टेडियम, ठीक है। सो एक्चुअली में एटम जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, दैट इज दिस परसेंट एम्प्टी, इतना तो एम्प्टी होता है वो। सर मतलब एटम के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटे होते हैं। हाँ जी, एटम के साइज के कंपैरेटिवली। एटम किससे बना हुआ है? एटम इज मेड अप ऑफ Electrons and protons. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना, एंड न्यूट्रॉन्स। तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है, दोज आर वेरी 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 स्मॉल। जैसे हमारा सोलर सिस्टम में सन जो है, कंपेरेटिव टू फुल साइज ऑफ सोलर सिस्टम इज वेरी स्मॉल, सेम वे। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने कहा सन है, में सारे प्लैनेट समा जाते हैं। सर आपने बोला था कि ये 99.99% एम्प्टी है सर, तो वहां पे एम्प्टी का मतलब वहां पे वैक्यूम होना चाहिए ना? हाँ जी, फिर से बोलो बेटा। सर आपने बोला था कि एटम के अंदर 99 पॉइंट सर ये परसेंट है सर, इतना परसेंट एम्प्टी होता है सर, तो हाँ वो जी। वैक्यूम होगा ना पूरा? वैक्यूम है वो, नथिंग इज देयर, ओके। है ना। तो इनफैक्ट अगर आप सोचेंगे तो आप भी एटम से बने हुए हैं, है ना, कितनी वियर्ड चीज है। बट एटम इटसेल्फ इज दिस परसेंटेज ऑफ एम्प्टी, तो आप भी इतना एम्प्टी स्पेस कैरी कर रहे हैं। है ना, दैट्स अमेजिंग पार्ट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर जैसे आपने बोला कि सर एनर्जी शेल्स होते हैं, सो सर जैसे दो एटम्स अगर कोलाइड करते हैं तो सर वो जो एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के एनर्जी शेल्स में मिक्सअप हो सकते हैं क्या? हाँ, वो बम्बार्ड कर जाते हैं। बम्बार्ड करने पर जो है आपके इलेक्ट्रॉन सेपरेट भी हो सकते हैं। आप इस चीज को समझें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो उसमें मेन जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज लाइक यू नो हेड ऑफ द फैमिली। न्यूक्लियस इज व्हाट इज मेकिंग अप योर पेरेंट्स, मदर एंड फादर, है ना। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर चमचा, ये चमचे हैं, न्यूक्लियस के चमचे हैं ये। इलेक्ट्रॉन्स की औकात जो है विद इन एन एटम इज नथिंग। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये, अगर मान लो ये आपका मैग्नीशियम था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो मैग्नीशियम विल बिकम Mg+। मैग्नीशियम जो ऐसा नहीं है कि सोडियम बन जाएगा, मैग्नीशियम को फर्क ही नहीं पड़ता। मैग्नीशियम तो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो दिस विल बिकम Mg2+। बट क्या मैग्नीशियम ऐसा हुआ कि सोडियम बन गया या आर्गन बन गया या ऑक्सीजन बन गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आइडेंटिटी ऑफ एन एटम इज गवर्न्ड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस गवर्न करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेलाग्री में है। अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन चला गया, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिल गया। दोनों का चार्ज अलग अलग है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। बट सोडियम की आइडेंटिटी या क्लोरीन की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉन जाने से। अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सचेंज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हो रहे हैं। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन will change or will exchange, this is what we call as nuclear reaction। ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ना। इसके बारे में 12th में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे हो रही हैं। बट ये जाने कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, जब हम एटम की बात कर रहे हैं तो बेसिकली मैं सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में बात करना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉट more or less zero value in terms of atomic mass, in terms of weightage, in terms of changes. Electrons does not play any role.
इलेक्ट्रॉन्स रोल कहाँ प्ले कर रहे हैं? वो सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो लेफ्ट राइट जंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है दो एटम्स जो है दे आर बाउंडेड टुगेदर, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह तो से। सर मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से केमिकल रिएक्शन होती है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वैसे इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग। और व्हाट अबाउट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स? वो झंझट में ही नहीं पड़ते, कह रहे हैं बहुत छोटी चीज है, वी विल नॉट मूव फ्रॉम आवर पोजीशन। जब इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है then electrons are moving, but protons and neutrons they are there at their own original state। समझे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कभी अगर कोई एक्शन लिया तो वो बहुत भयंकर एक्शन होगा, ठीक है? तो सारे रोल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही प्ले कर रहे हैं, बट देयर वैल्यू एज सच इज जीरो। सर इनका कोई रेशियो है एज सच? रेशियो मतलब सर जैसे सर सर ये हमारा प्रोटॉन इतना, न्यूट्रॉन इतना और इलेक्ट्रॉन। हाँ बिल्कुल, आई एम कमिंग टू दैट ओनली। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो सर बस वो उसी एटम में होगा ना, तो उसमें क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे पहुंचे पहले फिर डिस्कस करेंगे ना। Excuse me, sir. I have a बोलो doubt. बेटा। हाँ That even if all the electrons vanish, the atom will have no effect. यस, एटम विल स्टिल रिमेन देयर, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको न्यूट्रल बना रहे हैं एटम को, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन केस ऑफ प्लाज्मा में क्या होता है, न्यूक्लियस अलग भटक रहा होता है और उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग भटक रहे होते हैं ना, डिस्कस किया था ना प्लाज्मा में हमने। यस सर। Yes, sir. ठीक है? सर लेकिन और फिर moving हो अगर रहा एक होता है। जाएगा तो एक आएगा भी, तो फिर नहीं, आ कोई नहीं रहा है प्लाज्मा में तो अलग अलग ही भटक रहे हैं ना, they are moving so fast with so much energy that they are not able to hold together। ओके सर। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कभी मीट कर सकते हैं? मीट कर सकते हैं तो बेटा मतलब एक न्यूक्लियस दूसरे में से तो कोलाइड कर प्रोटॉन सकते नहीं, विद इन एन एटम दे कांट कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है? दे आर बाउंडेड इन देयर एनर्जी शेल। हैं? ओके सर। ठीक है? तो अगर मैं 94 एलिमेंट्स में से मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, और एक एटम लिया, दैट इज कार्बन। कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। कितने न्यूट्रॉन है? 6 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? न्यूट्रॉन का जो चार्ज है 0 होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। ठीक है? अगर मैंने इलेक्ट्रॉन, if electron are increase or decrease, then we will get ions। हमें क्या मिलेंगे बेटा? आयंस मिलेंगे, ठीक है? आयंस में हमें एनायन मिलेंगे और कैटायन मिलेंगे, ठीक है? अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाता है तो हमें आयंस मिलते हैं, उसी पर्टिकुलर एटम के आयंस मिलेंगे। और इफ न्यूट्रॉन आर इंक्रीज और डिक्रीज तो हमें यहां पर मिलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है? ये टर्म्स मैं आपको बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। मेरे पास एक कार्बन है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है? उसके आसपास जो है आपके पास यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब मेरे को एक और मिला, एटम मिला, उस एटम के अंदर 6 प्रोटॉन से, 6 न्यूट्रॉन से, और साथ में जो है यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स से। ये क्या इससे डिफरेंट है? हाँ जी डिफरेंट है, बट केमिकली इट इज नॉट डिफरेंट। ये जो है ये आपका कार्बन है और ये कार्बन प्लस है, और वी विल कॉल इट एज दिस इज अ कार्बन आयन,
और दिस इज जो आपका पॉजिटिव होता है दैट इज कैटायन, नेगेटिव इज एनायन। ये कार्बन का आयन है बट ये कहला तो फिर भी कार्बन ही रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक और मिला जहां पर जो है 6 प्रोटॉन्स थे, 8 न्यूट्रॉन्स थे और उसके आसपास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 5 6, ठीक है। क्या ये नॉर्मल हमारे कार्बन से अलग है? बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पर हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोप आइसोटोप। ऑफ कार्बन। ये है अभी भी कार्बन, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये कार्बन वाली शो करेगा, जैसे कार्बन रिएक्ट करता है वैसे ही शो करेगा, हो सकता है कुछ एडिशनल भी शो करे। ये आइसोटोप है, ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है मीन्स ये डिके करता है, ठीक है। दिस इज रेडियो एक्टिव। जो आइसोटोप होते हैं वो थोड़े से, कुछ जो है बिल्कुल स्टेबल होते हैं, कुछ जो है वो कम स्टेबल होते हैं। जो कम स्टेबल होते हैं वी कॉल इट एज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये अपने 2 न्यूट्रॉन्स जो है वो टाइम टू टाइम छोड़ता चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं C14, क्योंकि 6 + 8 = 14, ठीक है। 6 14 एंड दिस कन्वर्ट्स विद रेडियो एक्टिविटी, दिस कन्वर्ट्स इन C12, ठीक है। ये धीरे सर धीरे कितने 12 टाइम में में? कन्वर्ट होता है। बेटा इनकी ना हाफ लाइफ होती है, इसकी हाफ लाइफ जो है वो 5200 ईयर्स है अराउंड, एग्जैक्ट आपको चेक करना पड़ेगा। तो 5200 ईयर्स में आधे C14 जो है वो C12 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग, दिस इज यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग। ये हम बाद में अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि कैसे हम फॉसिल की एज बता देते हैं, ठीक है। हमें एक फॉसिल एज मिला, दिया सिंह ये 14,000 साल पुराना है। अरे घंटा पता कैसे चला 14,000 ईयर्स? वाई नॉट 13,000, वाई नॉट 15,000? तो दैट इज दे मेजर द अमाउंट ऑफ C14 इन इट टू टेल द एज, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, विल डिस्कस है ना आने वाली क्लासेस में। सर C14 C12 में रेडियो एक्टिव की वजह से कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, ओके सर। ये कन्वर्ट, ये कॉन्टिन्यूअस कन्वर्जन है, ठीक है। ओके, नाउ अगर प्रोटॉन चेंज होगा, ठीक है, अगर प्रोटॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, अगर आपने 5 प्रोटॉन कर दिए बेटा, इररिस्पेक्टिव कितने न्यूट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है मतलब ही नहीं है, 5 प्रोटॉन होते ही ये कार्बन नहीं कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज बोरोन। अगर आपने 7 प्रोटॉन कर दिए, कार्बन इज नो मोर अ कार्बन, दिस विल बी कॉल्ड एज नाइट्रोजन, ठीक है। तो एटम को उसका नेम, उसकी जो आइडेंटिटी है वो कौन दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। सो राइट डाउन दिस, प्रोटॉन्स गिव आइडेंटिटी टू अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नॉट प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिव आइडेंटिटी टू अ particular atom and thus atoms are known by number of protons in them, which is also called atomic number. सर इसका कोई हम सब हेडिंग दे? एक्सक्यूज मी सर। नहीं नहीं, अभी लिखते जाओ, बिल्कुल ना, समझना बहुत जरूरी है बेटा, बाकी हैंडआउट्स में सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, है ना। जो Okay. बेसिक समझा रहा हूँ वो समझो बिल्कुल अच्छे से। हाँ जी बोलो बेटा। सर इसमें आर नोन बाय के बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देम।
ठीक है जी। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, if an atom, sir, उसमें same number of neutrons and electrons हो, but different number of protons हो, तब भी वो different होंगे दोनों. तब भी वो डिफरेंट है। प्रोटॉन डिफरेंट तो एटम डिफरेंट, खत्म बात। ठीक है जी। किसी भी, अगर आपको जानना है ये किसका एलिमेंट है, एक एटम मैंने आपको दिया, ठीक है, आई वांट टू नो कि ये किस एलिमेंट का एटम है, तो आई नीड टू नो ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देम, मुझे बाकी चीजों से मतलब ही नहीं है। Sir, noted. Noted? Okay. One minute. So we have got, ठीक है, हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर्स हैं। So atomic number means number of protons, and then we have got elements are there. ठीक है, so atomic number 1 is for hydrogen, 2 is for helium, 3 is for lithium, 4 is beryllium, 5 is boron, 6 is carbon, 7 is nitrogen, 8 is your oxygen, 9 is fluorine, 10 is neon. ठीक है, ये आपको 20 तक याद करने हैं बेटा। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पर? Yes, sir. 11 सर तो हम अभी नोट कर लेते हैं इसको। हाँ जी बिल्कुल नोट कर लें। 11 इज सोडियम, 12 इज मैग्नीशियम, 13 इज एल्यूमिनियम, 14 इज सिलिकॉन, 15 phosphorus, 16, 17, 18. 16 is sulfur, chlorine, and this is your argon. 19 potassium, and 20 is calcium. सर हम बस ये एलिमेंट का सर जो मतलब नेम है वो याद कर ले, या फिर सर एच क्या होता है, एच ई क्या होता है सर? बस सिंबल्स याद कर लें, दैट्स गुड इनफ। ओके सर। ठीक है, बट नेम भी पता होने चाहिए ना, नेम अगेंस्ट सिंबल यू शुड बी अवेयर ऑफ, है ना। आई विल पोस्ट दैट टेबल ऑन द ग्रुप। सर बीई बेरिलियम है ना? हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर 26 आयरन होता है? आयरन इज 26, कॉपर 29, जिंक इज 30। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, है ना। 26 इज आयरन, 29 इज कॉपर, 30 इज जिंक। ठीक है जी, डन। सर प्लीज वेट फॉर, हाँ जी, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। ओके। Excuse me, sir. Sir, SI क्या है? सिलिकॉन। Okay, sir. बीई क्या है? बेरिलियम। आई विल पोस्ट दैट लिस्ट, है ना। सर नोटेड। नोटेड, ओके। यस सर। अब देखो भाई, अगर मैंने गुरनूर की बात की, भाई गुरनूर वेज 56 kg, तो गुरनूर के अंदर ऐसा क्या है जो चीज वे कर रही है? उसके सेल के अंदर क्या है? एटम्स हैं। एटम्स के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी चीज का जो वेट है, दैट वेट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन देम। ठीक है, तो दिस यू राइट डाउन, that is
मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन का जो मास है बेटा दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। mass of one neutron सर ये मास एस्टिमेट है। 27 kg। हाँ जी सर ये मास एस्टिमेट है। ये मास एस्टिमेट नहीं है, थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स दे हैव फाउंड इट एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट में ये जो है ये 1.672622 कुछ ऐसे करके है, ठीक है, उतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.6749 करके कुछ होता है, तो वो भी हमारे सिलेबस में अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से फ्रैक्शनली ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास वो काफी कम होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन मास इज 9.1 into 10⁻⁻31 kg. That's the mass of one electron, which is 1/1836 times of proton. ये प्रोटॉन से 1800 टाइम्स कम होता है। सर तुम यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वही लिख ले 1.67 to 10⁻⁻27। हाँ जी ये तो टाइम वेस्टेज है इस पे, है ना। और आप इसको बल्कि आप इसको ऐसे लें, 1 प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1 न्यूट्रॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, है ना, ये मान के चलें आप। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर तुम इलेक्ट्रॉन का भी ग्राम के उस फॉर्म में लिख ले। हाँ, इलेक्ट्रॉन को भी ग्राम के फॉर्म में लिख ले। ये हमारा कहीं पर यूज ही नहीं होगा, 9th स्टैंडर्ड में कहीं यूज ही नहीं है इसका। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यू में, व्हाट इज मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। आगे उसके अलावा कोई यूज नहीं है इसका बेटा, क्योंकि ये मास बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। मैंने आपको बोला बेटा 1 ग्रेप, है ना, 1 ग्रेप का मास जो है वो लेट्स से 2 ग्राम्स है, तो मैंने पूछा बेटा 10 ग्रेप्स का मास कितना होगा, बताओ कितना होगा? 20 ग्राम। 20 ग्राम्स, है ना। अब इस ग्रेप्स के ऊपर जो धूल गिरी हुई है, क्या उसका मास भी मेजर करेंगे आप? वो जो धूल है, 1 डस्ट पार्टिकल मास इज 0.0001 ग्राम, क्या उसको आप कंसीडर करेंगे कभी कैलकुलेट करते हुए? नो सर। नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक डस्ट पार्टिकल इन एटम, है ना, उतनी औकात है उनकी, बस वो उससे ज्यादा उनकी वैल्यू ही नहीं है मास की टर्म में, तो उनको इसलिए हम कभी कंसीडर ही नहीं करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर फिर जब अगर किसी चीज का वेट कम होता है तो सर ये प्रोपोर्शनली कम होते हैं सर इनकी जो सर हाँ, amount? प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स विल प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर बात आ जाए कार्बन की, कार्बन के अंदर बेटा कितने 1 कार्बन एटम, मैं सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूँ, 1 कार्बन एटम, इसके अंदर बताओ क्या क्या चीजें हैं? 6 सर 6 प्रोटॉन सर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अब मैं अगर इसके मास की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन को तो मैंने कैंसिल कर दिया, है ना, इट इज टू स्मॉल टू गिव एनी वेटेज। तो 1 कार्बन एटम
जो कि बहुत ही स्मॉल है, वेरी 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 स्मॉल, उसका मास कितना होगा? उसका मास कितना होगा? दिस इज 6 + 6। देखो दोनों का मास सेम है ना, तो फर्क क्या पड़ता है हमें, है ना? तो हम इसको बोलेंगे दीज आर 12 न्यूक्लियॉन्स। क्या ये 12 न्यूक्लियॉन्स है? न्यूक्लियॉन्स इज कंबाइंड नेम फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लिख लें यहाँ पे ना, न्यूक्लियॉन is common name for proton and neutron। और एक का मास कितना है बेटा? 12 into 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। एक कार्बन एटम का मास आ गया ना आपके पास? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोला बेटा मेरे को 1 ऑक्सीजन एटम का मास चाहिए, 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम के अंदर जो है 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चैट बॉक्स में टाइप करें फटाफट। टाइप क्या करना है मेरे को? शौरी आप बताओ कितना होगा बेटा? सर 14 into 14। हेलो, 8 + 8 में ही मिस्टेक कर दी। अयान आप बताओ। सर 16 into 16 into 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। If I am interested in 1 sodium atom, अब 1 sodium atom is having 11 protons plus 12 neutrons। इसका मास बताएं। Excuse me, sir. 23 into 1.67 into 10 into raised to power minus 24 -24 gram। ग्राम। Excuse me, sir. हाँ बोलो मितांश। सर आपने ऊपर तो लिखा हुआ है कि प्रोटॉन का वेट होता है 1.67 into 10⁻⁻27। सर तो हमने केजी है बेटा यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर वापस लिखा है ग्राम। ओके ठीक है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर आपको जितना भी वेट पूछना है ना आप मुझसे पूछ लो, है ना, बट ये जो चीज है इसको बार बार बोलने में ना बहुत परेशानी आ रही है। परेशानी आ रही है ना सबको? क्या बार बार 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, तो इसकी जगह कुछ नाम दे देते हैं, है ना। साइंटिस्ट ने इसको नाम क्या दिया? यू। क्या नाम दिया? यू। तो 1 सोडियम एटम का मास कितना हुआ? 23 यू। वेयर यू इज व्हाट? 1.67 into 10 raised to power 24 grams। हाँ जी, वेयर यू इज यूनिफाइड मास which is 1.67 into 10⁻⁻24 grams। ठीक है, ये एक्चुअली में है क्या? ये 1 प्रोटॉन का मास है, 1 प्रोटॉन मास। ठीक है। आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें सीखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब पास आते हैं तो उनका मास जो है वो अलग होता है, और जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में दूर दूर हो जाते हैं तो इनका मास अलग हो जाता है ना। दिस इज द फिनोमेना कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। आई विल टीच यू दिस। ठीक है, आगे जब हम करेंगे तो उसमें इसको पढ़ेंगे, है ना। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है कि भाई जो एटॉमिक बॉम्ब है उसमें इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आई। भाई अगर हम सन की बात करें तो सन जो है वो इतनी ज्यादा एनर्जी दे रहा है, सुपर ड्यूपर अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज गिविंग। कैसे दे रहा है? क्या सन के अंदर कोयला बर्न हो रहा है, कोल बर्न हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो फिर सन के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है ना। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट सन इज लूजिंग, I have forgotten the number, sun is losing somewhere around 10 million tons of mass every second। ठीक है, एक बार चेक करो भाई, गूगल पे फिगर चेक करो, हाउ मच मास सन इज लूजिंग पर सेकेंड। सर सन का मास कितना होगा? हाँ जी, सन का मास कितना होगा?
सन का मास विल बी वे टू मच है ना, ट्रिलियंस में होगा, ट्रिलियन। Sir, sun is losing about 5.5 million tons. सर ये CME होता ना, एक मिनट कोरोनल मास एनर्जी। Sir, 5.5 million tons पर second. पर सेकंड। देखो इतना मास सन लूज कर रहा है। सर ये CME होता ना, कोरोनल मास एनर्जी। हाँ जी सर फिर क्या ये रिगेन भी करता है कुछ? नहीं, रिगेन नहीं कर रहा भाई, सन इतना मास लूज कर रहा है। बट आप समझे ना भाई, अगर मैं कहूँ कि ऋषित जो है वो पर सेकंड जो है वो 0.001 ग्राम मास लूज कर रहा है, या फिर मैं कहूँ ऋषित जो है वो हर सेकंड में जो है ही इज लूजिंग 5 to 4 है ना नैनोग्राम ऑफ मास, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा ऋषित को? उतने तो सेल ही उसके वैसे ही डाई डाउन हो रहे हैं और शेड ऑफ हो रहे हैं। तो सन का जो मास है दैट्स इन ट्रिलियन टन्स, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू इट इज लूजिंग। बट ये लूजिंग वाला जो पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो मास है दिस इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एक्चुअली। तो ये जो प्रोटोन है ना, प्रोटोन जब पास होते हैं तो उनकी एनर्जी, उनका मास कम होता है, जब वो दूर होते हैं तो उनका मास ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम इसको यूनिफाइड मास को जो है वी डोंट टेक इट मास ऑफ वन प्रोटोन, वी टेक इट दिस इज नथिंग बट 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। इसको हम क्या बोलते हैं? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो वन प्रोटोन का जो मास है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हमने ऊपर निकाला था ना भाई, एक कार्बन के अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स है ना, तो अगर हम उसका 1/12 कर देंगे तो 1 न्यूक्लियॉन का मास आ गया, दैट इज 1 प्रोटोन का मास। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये 1 प्रोटोन के मास के बराबर है, वी आर जस्ट सेइंग इट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। ये चीज समझ में आई आपको? Yes, sir. So can you explain this again? I did not understand this. कार्बन के अंदर क्या क्या है बताओ बेटा? So 6 electrons, 6 protons and 6 neutrons. न्यूट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओ, ठीक है, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स। अगर मैं न्यूट्रॉन्स को भी प्रोटॉन से चेंज कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे पास बेसिकली 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। यस सर। है ना? Yes sir. और इस 12 न्यूक्लियॉन्स में अगर मैं 1/12 मास ले रहा हूं, 1/12 मास, तो बेसिकली आई एम टेकिंग मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, Yes sir. which is mass of 1 proton। ठीक है, तो यूनिफाइड मास इज एक्चुअली मास ऑफ 1 प्रोटोन। 1 प्रोटोन के मास को हम 1.67 into 10⁻24 ग्राम्स ले रहे हैं। बट डेफिनेशन में वी डोंट से दैट यूनिफाइड मास इज मास ऑफ 1 प्रोटोन। डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे कि यूनिफाइड मास क्या है? मास ऑफ 1 कार्बन डिवाइडेड बाय 12। 1 कार्बन में अब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, कैलकुलेट करके आएगा वो वही 1 प्रोटॉन के मास के बराबर। ठीक है, बट डेफिनेशन इज लाइक दिस ओनली। ये आया समझ में? Excuse me sir. सर हम कार्बन ही क्यों लेते हैं? हम कार्बन इसलिए लेते हैं क्योंकि कार्बन के आइसोटॉप्स जो है वो बहुत कम है। ठीक है, मतलब कार्बन में देखो, अगर कार्बन के आइसोटॉप्स हुए जहां पर 14 भी होते हैं ना, 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूक्लियॉन्स, लेकिन हम डिवाइड तो 12 से ही कर रहे हैं। Yes sir. Excuse me sir. हाँ जी बेटा। सर जो ये यूनिफाइड मास है सर, ये सारे एटम्स का 1/12 ऑफ मास ऑफ होगा कि सबका डिफरेंट होगा? नहीं, फिर से देखो, मैं आपको बता देता हूँ। 1U is one unified mass, है ना, 1 unified mass। This is equals to mass of 1 proton। ये 1 प्रोटॉन का मास जो है उसको हम 1U बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी है अनऑफिशियल डेफिनेशन। ये हमारी क्या है? अनऑफिशियल डेफिनेशन है कि 1 प्रोटॉन का मास इक्वल्स टू 1U, विच इज इक्वल्स टू 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। जहां पर भी 1U दिखे आपको तो उस 1U को आप इससे रिप्लेस कर दें,
योर आंसर विल कम करेक्ट. बट ऑफिशियल डेफिनेशन में हम 1U नहीं बोल रहे हैं, है ना. 1U को हम 1 प्रोटॉन नहीं बोल रहे हैं. 1U को हम क्या बोल रहे हैं? 12 प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 12. बात तो एक ही है. 12 प्रोटॉन को भी मैं 12 प्रोटॉन नहीं बोल रहा हूं, मैं 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय 12 बोल रहा हूं. अभी भी बात एक ही है. 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन को मैं 1 कार्बन एटम बोल रहा हूं और डिवाइडेड बाय 12. बात तो एक ही है. ये ऑफिशियल डेफिनेशन है हमारी 1U की. सर ये अपॉन 12 क्यों है? क्योंकि कार्बन के अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स है ना. 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है. अगर कार्बन का वेट लेंगे तो 12 टाइम्स ज्यादा आ गया ना प्रोटॉन से वेट हमारा, तो इसलिए बाय 12 किया हमने कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12. ओके सर. फिर से देखते हैं सर. हाँ जी सर अगर हम ऑक्सीजन का लेते तो सर अपॉन हाँ जी 16 करते. ऑक्सीजन को ले लेते हैं ना. 1U. पहले तो ये बताएं, ये समझ में आया आपको कि 1U का मतलब है 1 प्रोटॉन मास. यस सर. है ना. बट ये अनऑफिशियल डेफिनेशन है ना. आपने इसको अगर एग्जाम में लिखा तो यू विल गेट 0 मार्क्स. लेकिन आप 1U को जो है 1 प्रोटॉन के मास के इक्वल लेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स. कोई इशू नहीं है. डिफाइन करते हुए इशू है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है ना, दे वांट कि स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो, है ना, इतनी आसानी से उनको सर्टिफिकेट ना मिले. तो उन्होंने क्या कहा है कि 1U जो है वो 1 प्रोटॉन का मास. नो 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 नो. 1U को हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 16 प्रोटॉन लें आप और उसको 16 से डिवाइड कर दें, है ना. तब भी 1 प्रोटॉन ही तो आएगा. लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि 16 प्रोटॉन को जो है आप ऐसा करें 8 प्रोटॉन कर दें और 8 न्यूट्रॉन कर दें और डिवाइडेड बाय 16 कर दें. तब भी वही बात है. आंसर तो सेम आ रहा है 1 प्रोटॉन के मास के बराबर. और 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, दैट गिव्स मी 1 ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय 16. ठीक है. ये जो 1, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट. ये जो 1U है, ये 1961 से पहले इसको हम बोलते थे 1 AMU. इसको क्या बोलते थे? 1 AMU. दैट इज वी कॉल्ड इट एज एटॉमिक मास यूनिट. और 1961 से पहले जो है, दिस एटॉमिक मास यूनिट वाज नथिंग बट 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना. For 50 years, 1 AMU was taken as 1/16 of oxygen atom. 1961 में उन्होंने इसको चेंज कर दिया और उन्होंने इसको चेंज करके 1/12 ऑफ कार्बन एटम से रिप्लेस कर दिया. 1 AMU जो है अनऑफिशियली ये यूज नहीं होता है, अब 1U यूज होता है. बट एवरीवेयर यू विल फाइंड now it is taken officially that 1U is same as 1 AMU. ठीक है. 1U is taken same as 1 AMU. This is mass of 1 proton. कहने का मतलब ये है कि 1 AMU को उन्होंने 1U से चेंज कर दिया है, बट लिखते हुए ना स्टूडेंट्स, टीचर, साइंटिस्ट अभी भी AMU लिख देते हैं. तो दैट इज टेकन परफेक्टली ऑल राइट. ये वाली लेकिन जो डेफिनेशन है ये ऑब्सोलीट हो गई है. अगर 1 AMU की भी डेफिनेशन कभी पूछी जाएगी तो आपको हमेशा कार्बन वाली ही डेफिनेशन देनी है. ये डेफिनेशन ऑब्सोलीट हो गई है. फॉलोड ऑन दिस. सर फिर 1 AMU ऑक्सीजन का है और 1U कार्बन का है. आपसे कभी पूछा जाएगा 1U, मैंने तो हिस्ट्री बताई है, और 1 AMU, दिस इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम. ठीक है. लेकिन मैंने आपको हिस्ट्री बताई है एक्चुअली में 1 AMU क्या था. ठीक है. बट इसको रिप्लेस कर दिया गया 1U से, बट 1 AMU भी अभी यूज हो जाता है. ओके सर.
सर सो पहले अपॉन 16 था लेकिन अब अपॉन 12 हो गया। पहले अपॉन 16 ऑक्सीजन एटम का करते थे, अब अपॉन 12 कार्बन एटम का करते हैं। ओके सर। Sir, what is the difference between unified mass and nucleon? नो डिफरेंस। The same. हाँ जी, वन अनऑफिशियली सेम है ना, 1 U और 1 AMU और 1 proton और 1 neutron. These all are equals to 1.67 into 10 raised to power minus 24 gram. अब ठीक है। तो फिर सर वो जो साइंटिस्ट ने एएमयू लाया था वो जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करने के लिए लाया था ना? जो AMU था बेटा उसमें ना वो ऑक्सीजन लेते थे, ऑक्सीजन के ना फिर देन दे फाउंड देयर आर लॉट ऑफ आइसोटोप्स आर देयर, फिर उनको लगा ऑक्सीजन को लेना गलत है, बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, तो फिर उन्होंने वापस उसको कार्बन में चेंज किया। सर तो अगर हमें किसी भी एटम का निकालना है तो हमको इसको 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम से मल्टीप्लाई करना होगा, विच इज सेम एज मास ऑफ 1 प्रोटॉन। मैं आपको देखो बार बार वही बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेशन में यूज करेंगे, जहां डेफिनेशन आएगी कि 1U की डेफिनेशन दे तो आप ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, 1U इज मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम, है ना, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम इज 1U और 1 AMU। जहां पर न्यूमेरिकल्स होंगे वहां पर आप ये यूज करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के लिए और किसी चीज के लिए नहीं है। अब ठीक है। यस सर एक बार फिर से आइसोटॉप्स एक्सप्लेन कर दो। मैंने पढ़ाया ही कहाँ है आइसोटोप। आइसोटोप होता है जहां पर न्यूट्रॉन जो है वो कम या ज्यादा हो जाए, है ना, उसको आइसोटोप बोलेंगे। कार्बन के अंदर मैक्सिमम जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलेंगे, बट एक दो वेले जो है म्यूटेंट मिलेंगे कार्बन के, जहां पर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, है ना, गिने चुने बहुत कम, इनको जो है हम आइसोटोप्स बोलते हैं। सर कार्बन एटम के अंदर ही है? मतलब कार्बन आप लोगे, है ना, कहाँ से ले रहे हो कार्बन आप, कोयले का कार्बन लिया आपने, कोयले के कार्बन में आपने 10,000 कार्बन एटम्स को अलग किया, उन 10,000 कार्बन एटम्स में से 9998 जो है वो आपको C12 मिलेंगे, और 2 एटम ऐसे मिल जाएंगे C14 वाले जहां पर 8 की जगह पर, सॉरी 6 की जगह 8 होंगे। ओके सर। ठीक है जी, यस गाड़ी सर। वापस घुमा ले सर चलो जी, फिर से आ जाते हैं हम वापस, है ना, एटॉमिक मास पर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कार्बन की। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इसका मास कितना होगा बेटा? सर 12U। 12U। जिनको U से प्रॉब्लम है तो बेटा वो 12 की जगह पर 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम लिख लें। एक ही बात है ना। जो थोड़े स्मार्ट हैं वो UU बोलेंगे, जो थोड़े लेजी हैं वो UU बोलेंगे, बाकी सब जो है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन एटम की मैं बात करूं, सिर्फ एक एटम की, उसके अंदर 6 प्रोटॉन, सॉरी 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कितने इलेक्ट्रॉन है, उनका मास कितना होगा? 14U। 14U। ठीक है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मास। ठीक है, अब 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? O2। O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन है? 2 into 16 2 ऑक्सीजन एटम है ना।
अब एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, तो 2 into 16 न्यूक्लियॉन्स है ना, और मैं प्रोटॉन्स लिख लूं, बात एक ही है यहाँ पर है ना, और प्रोटॉन डैश कर देता मतलब 16 न्यूक्लियॉन्स हो गए। ये कितने हैं 32 U। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ 32 U। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मास, फटाफट बताएं चैट बॉक्स में। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभिषेक राणा माइक पर आओ बेटा। यस सर। आपने कैसे कैलकुलेट किया बेटा? सर 1 कार्बन 6 + डाइऑक्साइड 6। है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अच्छा। अंदर 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। फिर से कैलकुलेट करके भेजो आप। हाँ जी ओके सर। सौर्या भाई ऐड वैड कर दो, क्या वो एडिशन में प्रॉब्लम है? तो करना है ऐड, अलग अलग आइटम नहीं है। तो क्या हुआ, मास तो एक ही है ओके है ना। वेइंग मशीन पे खड़े हो गए आप और आपकी सिस्टर खड़े हो रहे हैं, तो मास तो दोनों का कंबाइंड आएगा उसमें। ओके। ये लो जी अभिषेक वापस कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा। तो Yes, 1 sir. कार्बन इज हैविंग 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन एंड 2 ऑक्सीजन 2 टाइम्स ऑफ 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन्स। टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए 12 यहाँ पर हो गए एंड 2 into 16 यहाँ पर, तो 12 प्लस 32 दैट इज 44 U। ठीक है, अब इस चीज को समझे। मैंने आपसे पूछा फाइंड mass of 1 carbon dioxide atom, sorry molecule। तो आप आंसर जो है वो 44U दे सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो मिस्टेक इन दैट बिकॉज U इज अ अप्रूव्ड सिंबल। बट है ना, 4-5 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर कुछ टीचर्स जो हैं वो इंसिस्ट करती हैं कि आप ग्राम में लिखें। ठीक है, तो फॉर देयर सेटिस्फेक्शन प्लीज डू राइट इट डाउन इन ग्राम्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज 44 into 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, यू जो है वो बनाया ही इसलिए गया है कि ये सारी मेहनत ना करनी पड़े, बट अगर टीचर इंसिस्ट करे डोंट आर्ग्यू इट, जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है जी, हो गया यहाँ एक्सक्यूज मी तक? सर। हाँ जी सर U जो है वो 1.67 into 10⁻27 kg भी है। तो क्या फर्क पड़ता है यार, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो। मेन तो U जो है वो सिंबल है, सिंबल किसका है, इतने ग्राम्स को जो है हम U बोल रहे हैं। अब वो इंटू 10⁻⁻27 करके लिख लो केजी में, इट्स सेम थिंग ओनली है ना बेटा। डन यहाँ तक क्लियर है भाई? यस सर। ओके नाउ वन, देखो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ ना, ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, 1 प्रोटॉन का मास कितना होगा बताओ? सर 1U 1U है ना, और 10 प्रोटॉन्स का मास 10U 10U। सर आप तो इंपॉर्टेंट बोल रहे थे, ये क्या फालतू चीजें हैं। अच्छा 1 बिलियन प्रोटॉन का मास 1 billion U 1 बिलियन U। ठीक है, और मैंने बोला 6.02 into 10⁻23 प्रोटॉन का मास। 6.02 into 10⁻23 U। और 1U कितना होता है? 1p 1U कितना है? 1.67 into 10⁻24 -24 है ना। ये दोनों कंबाइन किया तो कितना हुआ? सर 10⁻⁻⁻.
ठीक है, सर -1। इसको मल्टीप्लाई करो sorry. फटाफट और अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कितनी है इसकी। कितनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू? Sir, 10.05. 10.05. तो 10 हो गई, अप्रोक्सीमेट 10, 10 into 10 raised to power -1, this becomes how much? 1 yes sir। 1 ग्राम, है ना? अब आप समझें इस चीज को। द स्टेटमेंट आई एम मेकिंग इज मास ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 protons is 1 gram. लिख लें आप, ये नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया आपने? यस इसी को मैं दूसरे वे में ड्राइव कर रहा हूँ बेटा, है ना? मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, एक 1 सॉल्ट क्रिस्टल मास इज 0.0002 ग्राम, ठीक है? मैं अब जानना चाह रहा हूँ कि कितने सॉल्ट क्रिस्टल्स का मास जो है वो 1 ग्राम होगा। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, जो चीज फाइंड करनी होती है उसको राइट में लिखते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को मैं वापस लिखूंगा, आई विल से दैट 0.0002 ग्राम्स अगर मुझे मास चाहिए तो उसके लिए आई विल हैव टू टेक 1 सॉल्ट क्रिस्टल, ऐसे ही लिखेंगे ना? तो 1 ग्राम मास के लिए मुझे कितने सॉल्ट क्रिस्टल चाहिए बेटा? आई विल नीड 1/0.0002 सॉल्ट क्रिस्टल्स। तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे? दिस विल बी 5000 सॉल्ट क्रिस्टल्स, ठीक है? एग्जैक्टली सेम वे में मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भाई एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो मेरे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, ठीक है? इसको उल्टा लिखेंगे, अगर मुझे मास गिवन है कि इतना मास है तो इस मास के अंदर कितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे आपके? 1 प्रोटॉन। और 1 ग्राम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 1/1.67 into 10⁻⁻24, which is 6.022 into 10⁻23 protons. अरे हम नोट कर ले। नहीं, समझ जाओ बस, है ना? तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अब मैं उल्टा ले रहा हूँ इसको। मैंने पहले आपको बताया था कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, अब मैं ले रहा हूँ कि अगर मुझे 1 ग्राम कोई चीज चाहिए, 1 ग्राम प्रोटॉन चाहिए, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स होने चाहिए, है ना? तो इतने सारे प्रोटॉन्स को आप मिलाएंगे तो 1 ग्राम ऑफ मास बनेगा उससे, ठीक है? यस सर। अब देखते हैं ना आप लोग कितना अच्छे से पकड़ पाते हैं इस चीज को, ठीक है? मेरे पास बेटा 1 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसका मास कितना होगा? 1U। Sir, 1U. That is 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम, है ना? ये चीज मैं लिखूंगा नहीं, अब आई विल अंडरस्टैंड कि भाई आप लोगों को 1U पता है कि वो इतना ग्राम होता है, ठीक है? नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कि 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम
इनका मास कितना होगा? आप बोलेंगे इनके अंदर कितने प्रोटॉन है? 6। हर हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है ना भाई, तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन हो गए टोटल। और इतने प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 ग्राम। 1 ग्राम। ठीक है, ओके सर। फिर से सर एक बार फिर से समझा। नहीं नहीं, चिंता मत करो। ये आपका एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर मैंने ये प्रोटॉन डाल दिया बेटा। इसका मास कितना है? 1U। 1U। ये मेरे पास न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे न्यूक्लियस हैं मेरे पास। इनके अंदर मैंने एक एक प्रोटॉन डाल दिया। टोटल प्रोटॉन इतने हो गए। इनका मास कितना हुआ? जो मास प्रोटॉन का है वही होगा। न्यूक्लियस जो है बेटा वो दे आर कमिंग टुगेदर, उस चीज को न्यूक्लियस बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस भी किसी चीज का बना हुआ है, नहीं 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 नहीं, है ना। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स स्टिक टुगेदर इज व्हाट वी कॉल एज न्यूक्लियस। तो इनका मास कितना होगा बेटा? सर 1 ग्राम। 6.022 into 10⁻23 into 1. आप बोल रहे हो 6.022 into 10⁻23 U, which is 6.022 into 10⁻23 into 1.67 into 10⁻⁻24 grams। इसको मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻1, इसको मल्टीप्लाई किया 10, and that comes out 1, the magical number। ठीक है, तो ये हमारा एक मैजिकल नंबर है। इतने अगर आप प्रोटॉन्स ले रहे हैं तो मैजिकली टोटल वेट जो है वो 1 ग्राम आ रहा है कैलकुलेट करके। तो सर हमको अगर 1 ग्राम किसी भी चीज का अगर 1 ग्राम मास चाहिए तो हम उसके प्लीज होल्ड ऑन सोम, होल्ड ऑन, लेट मी टेक दिस मोर, है ना, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। आई विल क्लियर दैट। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। हीलियम का मास कितना होगा? 4U। Sir, 4U. 4U, not gram। 1 helium atom I am talking about। ठीक है, और यहां पर मैंने कितने न्यूक्लियस लिए हैं, कितने एटम लिए हैं? 6.022 है ना। अगर मैंने एक एक प्रोटॉन डाला तो मास कितना हो गया? 1 ग्राम। एक एक और डाला तो 2 ग्राम्स। 2 ग्राम। ग्राम्स। फिर मैंने एक एक न्यूट्रॉन डाला तो 3 ग्राम्स। 3 ग्राम्स, है ना। फिर एक एक और डाल दिया 4 ग्राम। 4 grams, है ना। So this mass is 4 grams। So what I am getting here is 1 helium atom mass is 4U and 6.022 into 10⁻23 helium atoms mass is 4 grams। ठीक है, ऊपर हमने केजी का निकालना। एक्सक्यूज मी सर, ऊपर हमने, हाँ जी एक मिनट, ऊपर हमने इसको स्पेशल नेम दिया। ये बार बार आ रहा था तो हमने इसको बोला U, है ना। और इसको, ये भी तो बार बार आ रहा है, इसको हम स्पेशल नेम देंगे V। नहीं नहीं नहीं, साइंटिस्ट कह रहे हैं इतना आसान सा नाम दे दिया तो फिर लाइफ इजी हो जाएगी स्टूडेंट्स की। तो इसको उन्होंने नाम दिया मोल। 1 mole। 1 mole is what? This number is called as 1 mole। ठीक है, 1 U is what? This much mass is 1 U। U की यूनिट है ग्राम्स। U मास को डिनोट कर रहा है, मोल सिर्फ इस नंबर को डिनोट कर रहा है ना। आपके सर पर इतने बाल हैं तो आई कैन से यू हैव गॉट 1 मोल हेयर ऑन योर हेड, है ना। मोल इज जस्ट अ नंबर। हाँ जी, अब बोले बेटा।
So I didn't get how 1 mole was, मतलब 1 mole of helium atoms was, the mass was 4 grams. हाँ जी, I'll take it again, don't worry. पहले इसको नोट कर लें, है ना, जिनको अभी समझ में आया है, और अदरवाइज ऑल्सो, एंड देन I'll take this again. सर हाँ जी बोले। सर हाइड्रोजन एटम का मास 1u क्यों है, 2u क्यों नहीं है उसमें सर? वो न्यूट्रॉन नहीं है? हाँ जी, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में ना। अच्छा। ठीक है, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं उनमें न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, बट हाइड्रोजन में नहीं होता। मैंने बताया ना, प्रोटॉन्स जो है, 1 प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन है, बात खत्म। अब न्यूट्रॉन अगर कम ज्यादा हो रहे हैं तो फिर वो आइसोटोप बन जाएंगे। सर फिर 1 मोल जो है वो 4 ग्राम हुआ। 1 मोल हीलियम एटम मास इज 4 यस ग्राम। सर, 1 मोल। सर तो फिर 1 मोल इंटू 1 U इज इक्वल टू 1 ग्राम, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इम्प्रेसिव, वेरी गुड। 1 मोल इंटू 1U इज 1G। सर तो मोल यहाँ पे वेरिएबल की तरह। नहीं, मोल यहाँ पर जो है इस नंबर को डिनोट कर रहा है बस। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, मोल फिक्स है। इस नंबर को देखो, आप मुझे बताएं बेटा, इस नंबर को आप क्या बोलते हो? 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 क्वाड्रिलियन, 1 क्विंटिलियन। तो ऐसे ही 6.022 into 10⁻23 साइंटिस्ट कॉल इट एज 1 मोल, नॉट मैथमेटिशियंस, है ना। साइंटिस्ट कॉल इट एज 1 मोल। ओके एक सर। स्पेशल नंबर है साइंटिस्ट के लिए। लाइफ बहुत इजी हो जाती है अगर 1 प्रोटॉन का मास जो है वो इंटीग्रल उसमें आता ना, डेसिमल में इतना कॉम्प्लिकेटेड मास नहीं होता। तो Excuse me, sir. इससे लेंगे। हाँ जी, So can you explain how 1 mole of helium atom's mass was 4 grams? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, लेट मी प्रॉमिस यू दिस थिंग, है ना। मोल कॉन्सेप्ट आई विल टेक अप टिल यू नो ऑल ऑफ यू विल गेट फेड अप कि सर नहीं अच्छे से हो गया है। I'll keep taking, you know, till I'll have, you know, in the end only 5 students are left कि नहीं और रिवीजन नहीं चाहिए। हाँ जी बोलो बेटा। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सपोज 10 है तो उसका मास इनटू 1 मोल करके 20 ग्राम होगा ना ना, 10 ग्राम ना। अच्छा, सर। एटॉमिक मास 10 बोला है आपने। हाँ यस तो सर, फिर उसके उसका न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर 10 है तो उसके न्यूट्रॉन देखने पड़ेंगे। वही सर। जरूरी तो नहीं फिर है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नंबर में हो, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कुछ कम या ज्यादा हो सकते हैं, यूजुअली सर ज्यादा होते हैं, ठीक है, बट वो सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सोडियम में जो है 1 प्रोटॉन ज्यादा होता है, 1 न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं सर इसका मतलब जनरली इसमें हाँ, न्यूट्रल चार्ज की बात नहीं करते? चार्ज की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। तो वो तो मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, हाँ, इसलिए नंबर सेम बोल रहा हूँ। ना ना, न्यूट्रल अगर एटम होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर होंगे, तो वो तो हमेशा सेम होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज ही नहीं होता। तो नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा फिर? नहीं 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 नहीं। अच्छा ओके सर। एक मिनट रुक जाओ। ओके सर आई हैव अ डाउट। एक मिनट है ना, लेट मी फर्स्ट हैंडल दिस थिंग। अगर आप जैसे बेटा गोल्ड की बात करेंगे, है ना, गोल्ड का सिंबल है AU, ठीक है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79, तो गोल्ड में कितने प्रोटॉन हो गए बेटा? 79। 79। लेकिन गोल्ड में जो न्यूट्रॉन है, those are not 79, those are not 80, those are not 90, number of neutrons are 118। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, है ना,
बिगर एटम्स में जाते जाएंगे, बिगर एलिमेंट्स में जाते जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज होते जाएंगे। यू आर फॉलोइंग दिस पार्ट? अब यहाँ पर जो है आप मुझे बता सकते हैं इसका एटॉमिक मास कितना होगा? सर 79 + 118 U। सर 79। कितना हुआ ये? सर 197 U। ठीक है, तो 197 U। जो गोल्ड का आप देखोगे तो गोल्ड इज रिटन डाउन एज, गोल्ड में ऐसे लिखा होगा, दिस इज AU इज देयर एंड देन this will be written down as 79 and this will be 197। तो ये बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये बता रहा है एटॉमिक मास को, और एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे आपके उसमें। ठीक है, एक बार ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो, 79 और 197 वाला। 1 मिनट। सर जब मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, है ना, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो कार्बन जो है वो सीधा ऐसे C करके नहीं लिखा होगा, कार्बन में लिखा होगा C6 यहाँ लिखा होगा, 12 यहाँ लिखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है C जो है वो आपका एलिमेंट का सिंबल है, 6 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, and 12 is your atomic mass. Atomic mass is nothing but protons plus neutrons। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि भाई प्रोटॉन 6 है, एटॉमिक मास 12 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए? न्यूट्रॉन 6 हो गए हमारे। ओके सर। ठीक है, समटाइम्स दिस इज रिटन लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज 6 एंड दिस इज 12, है ना, कोई बार ऐसे भी लिखा होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में आएंगे ना, जब हम आइसोटॉप भी कर लेंगे तब इसके बारे में आएंगे, है ना। पहले हम वापस अपने मोल कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ठीक है, तो फिर से है ना, स्पेशली जिनको अगर डाउट्स है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इफ वी हैव गॉट, मैं अगर बात करूं बेटा, चलो हम कार्बन ले लेते हैं ना। एक कार्बन मैंने लिया, कार्बन एटम, एक एटम लिया है। इस कार्बन एटम के अंदर जो है आपके 6 प्रोटॉन्स हैं और इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस वन कार्बन एटम इसका मास कितना हुआ बेटा? 12 U। सर 12 U। हाँ जी, जिनको देखो बिल्कुल क्लियर है ना, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन रखें, लेट अदर्स आंसर। दिस मास इज 12 U, है ना। इसका अगर ग्राम्स में आपको मास देखना है तो दिस मास इज 12 into 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है 1 2 3 4 ऐसे करके जो है बहुत सारे एटम्स ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक का जो मास है वो 12 U है। ठीक है, दिस मास इज 12 U, दिस मास इज 12 U, दिस मास इज 12 U, दिस इज 12 U। जितने लेंगे उतने 12 U हमारे पास आ जाएगा मास, है ना। अगर मैंने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो, टोटल नंबर ऑफ एटम 6.022 into 10⁻22 लिए हैं, तो टोटल मास मेरा कितना हो जाएगा, है ना। आप कहोगे कि सर अगर आप 2 एटम ले रहे हो तो आपका मास हो जाएगा 2 into 12 U, 3 ले रहे हैं तो 3 into 12 U, और मैं अगर इतने सारे ले रहा हूं तो मेरा मास कितना हो जाएगा? 6.022 into 10⁻23 into 12 U। यहां तक बताओ, समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। इस 12 को आप थोड़ा सा साइड में कर लें, तो दिस इज 12 into 6.022 into 10⁻23 into U is 1.67 into 10⁻⁻24, और ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत स्पेशल है, तो दिस इज 1 ग्राम 1 ग्राम। और दिस इज 12 ग्राम। 12 ग्राम। ठीक है, अब 12 ग्राम 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 12 ग्रा
यस सर। ठीक है जी, ठीक है, 50% समझ में आया तब भी ठीक है ना, डोंट वरी। मतलब Yes, ये sir. यस सर। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, तो फिर से देखेंगे हम। अब इस चीज को समझें। मैंने अगर आपसे बोला 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1, इसको ऐसे करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसका मास बताएं। आप कहेंगे सर ये क्या, 2 हाइड्रोजन लिया और 1 ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ प्रोटॉन होता है और ऑक्सीजन के अंदर जो है आपका 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। सो टोटल मिलाकर 2 + 16 और 18U। ठीक है जी। यस सर। अब मैंने यहाँ Sir, पर can you लिया, explain this again? Sir, ये 2 1. Sir. हाँ जी हाँ जी, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है बेटा और कुछ नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो एक हाइड्रोजन का मास 1U, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। तो 2 हाइड्रोजन का मास दैट इज सेम एज 2 प्रोटॉन का मास। Yes, sir. ठीक है ना, ये देखो H2O है ना, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब 2 हाइड्रोजन के अंदर 2 प्रोटॉन है और 1 ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स हैं। ये टोटल बना 16 और ये बना 2, तो 2 + 16 मीन्स 18 न्यूक्लियॉन्स है। और एक न्यूक्लियॉन है ना, जो 1 न्यूक्लियॉन है, 1 न्यूक्लियॉन, its mass is same as 1 proton mass, that is same as 1 neutron mass, and that we denote as 1U। ठीक है बेटा। Yes, sir. And don't be hesitant है ना, for everyone। ठीक है, you have Excuse me, full sir. right to stop the class, ask your doubt again and again। you ask 10 times, I'll explain 10 times, है ना। सभी ने यहाँ पर फीस पे की है, डोंट बी बॉदर्ड अबाउट कि अदर्स, की दूसरों को समझ में आ गया उनका टाइम वेस्ट होगा, नहीं, किसी का टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, उनके लिए रिवीजन हो जाएगी। बट पूछे, जरूर पूछे, 3 4, डोंट बी हेजिटेंट टू आस्क इवन 5th और 6th टाइम। ठीक है, हाँ जी। सर हमें कोई भी एलिमेंट का सर जो हमारे अभी एलिमेंट्स है इनका एटॉमिक मास और प्रोटॉन्स का नंबर बता सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन। किसने पूछा भाई ये क्वेश्चन? शाश्वत सक्सेना, वेरी गुड। बेटा आपको जो याद करने हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, बस ये 2 आपको पता होने चाहिए, और हाइड्रोजन का। बाकी सब जो है क्वेश्चन में गिवन होगा। बाकी ये मेरी गारंटी है कि हम इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपको 15-20 के ऐसे ही याद हो जाएंगे, रट जाएंगे वो, है ना। ओके सर। बट इट इज मैंडेटरी कि क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन में हमेशा वो गिवन होगा, सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है Sir, I have a doubt. बोलो। Sir, for example, a question comes that how many helium molecules are needed to make 1 gram? So we should divide it by 4. We should divide the mole by 4. मैं आई विल कम टू दैट, है ना। ये तो न्यूमेरिकल्स में घुस गए आप सीधा। पहले थोड़ा और बेसिक कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। और आप 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे, यू आर करेक्ट ऑन दैट, है ना। 1 मोल डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, उसका मास 18U है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो इसका मास कितना हो जाएगा बेटा? सर 180U। 18U into 10, है ना। And when I am talking about 1 billion molecule of H2O, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 18U into 1 billion। And when I talk about, ये देखो सुनने में अजीब सा लगता है इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 मोल
molecule of H2O. So this will be 18 U into 1 mole. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर 1 मोल मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, 1 बिलियन मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ? सर 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मतलब 1 मिलियन हाँ, तो जैसे पार्टिकल्स ऑफ बिलियन बिलियन एक नंबर है ना बेटा, ऐसे ही 1 मोल एक नंबर है। 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब है कि आई एम सेइंग mass of 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of H2O. ओके ये सर। नंबर इतना बड़ा बड़ा ना लिखकर, मैं कह रहा हूं कि मैं आई एम टू लेजी भाई, ये इतना बड़ा नंबर मत लिखवाओ मुझसे, तो मैं सीधा सीधा 1 मोल लिख रहा हूं। ठीक है, तो भाई इस चीज को याद रखें सब। 1 मोल इज, इसको यहाँ वापस लिख देता हूँ, ये लिख लें आप। 1 ऊपर लिख लें पहले, 1 बिलियन। 1 बिलियन इज, जैसे 1 बिलियन 10 रेज़ टू पावर 9 होता है, वैसे ही 1 मोल इज 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। 1 मोल क्या है? कुछ भी नहीं देनी डेफिनेशन। 1 मोल इज अ नंबर इक्विवेलेंट टू दिस। बात खत्म। अरे क्या वो एटम से रिलेटेड नहीं है? क्या वो मॉलिक्यूल से रिलेटेड नहीं है? होगा, मुझे क्या पता, मुझे तो बस ये पता है 1 मोल इतना नंबर होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। सर 1 मोल को ही बोलते हैं? हाँ जी, ठीक है जी। आई होप नाउ इंस्टेड ऑफ दैट स्टूपिड बिग नंबर आई कैन राइट इट एज 1 मोल। 1 मोल ऑल्सो साउंड वेरी वेरी स्टूपिड कि मोल क्यों लिया, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं जानता कि ये मोल कहाँ से आया। ठीक है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ v ले लेते तो ज्यादा आसान था, फिर u और v मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम बस। ठीक है, सर तो यहाँ सर पर इसमें ये फिजिक्स आ u जाती इंटू, है। हाँ जी, u इंटू 1 मोल, ये हमने ऊपर भी देखा था, है ना। दिस इज 18 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 इंटू सर 6.022 18 इंटू ग्राम हो 10 रेज़ टू जाएगा। पावर 24। ये बार बार मल्टीप्लाई ना करके इसको हम सिंपल ग्राम ले लेंगे तो 18 ग्राम, है ना, ये 1 ग्राम के बराबर होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर तो इसमें सर एक मोल को एज अ मेजरिंग यूनिट ही लिया गया है और इसका कोई काम नहीं है। मोल को एक नंबर की जगह लिया गया बस। वो ओके नंबर सर। बहुत स्पेशल है, ये बात अलग है। उसकी स्पेशलिटी क्या है कि उसको 1 U से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ग्राम आ जाता है, ये उसके बारे में स्पेशल है। सर 1 मोल को और क्या बोलते थे आप बता रहे? एवोगैड्रोस नंबर। सर स्पेलिंग दिखा दो। हाँ जी बेटा। फिर एवोगाड्रोस नंबर की कोई यूनिट भी होती है या फिर सिर्फ नंबर ही है? हाँ जी बेटा। सर ये एवोगाड्रोस नंबर की कोई यूनिट भी होती है या फिर सिर्फ नंबर ही है? बिलियन की यूनिट होती है नहीं सर। बस। अगर आप इसको जो है ना, मैं आपको बताऊं, आप इसको मोल की जगह ना मोलियन बोलना शुरू कर दो, फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। जैसे मिलियन, बिलियन, वैसे ही मोलियन। आपने मुझसे आज तक नहीं पूछा सर बिलियन की कोई यूनिट होती है? आप समझ रहे हैं मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दिस इज जस्ट अ नंबर। ये सिर्फ एक नंबर है। इस नंबर की स्पेशल बात क्या है कि इतने प्रोटॉन जो है उनका वेट 1 ग्राम होता है, तो इसलिए ये नंबर बहुत स्पेशल बन गया बस। ठीक है जी।
तो आज की क्लास में हमने जो सीखा कि अगर मैं बात करूं वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मास कितना है? दिस इज 1 C6H12O6. This is nothing but 6 carbon atom plus 12 hydrogen plus 6 oxygen atom, है ना? This is nothing but 6 times of एक कार्बन एटम के अंदर 12 न्यूक्लियॉन है, हाइड्रोजन के अंदर 1 न्यूक्लियॉन है एंड ऑक्सीजन के अंदर जो है 16 न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है? तो 12 6 दिस इज 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96. दिस इज 180U. देखो कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर? बस सिंपल, अगर आप समझ से बाहर अगर सिंपल इस चीज को भी अडॉप्ट कर लें तो क्लास 9 स्मूथली जाएगी. सिर्फ इतना अडॉप्ट करना है कि वन मॉलिक्यूल का मास 180U है, तो 1 मोल, 1 बिलियन ट्रिलियन नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इनका मास कितना होगा? 180 ग्राम. 180 ग्राम. बस क्लास 9 आगे गारंटी मेरी है. इतना आप अगर याद रखेंगे तो चीजें बहुत स्मूथ जाएंगी, ठीक है? आई एंजॉय टीचिंग टुडे, सो लेट्स एंड द सेशन नाउ. तो नेक्स्ट क्लास में हम मोल की बात नहीं करेंगे कुछ भी. नेक्स्ट सेशन में हम बिल्कुल बेसिक लेंगे केमिस्ट्री की कि ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, ठीक है? एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो AlCl3 क्यों होता है, Cl2 क्यों नहीं होता, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? चलो जी, लेट्स एंड द सेशन हियर. Excuse me, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. हाँ जी बोलो. सर कल की क्लास कंबाइंड क्लास होगी? कल नहीं, परसों होगी क्लास, और कंबाइंड क्लास होगी वो. ओके सर. ठीक है, ओके. सर और गोल्ड का जैसे होता है 24 कैरेट गोल्ड, इसका कुछ रिलेशन है इससे? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है. गोल्ड वो परसेंटेज की टर्म्स में है. अगर 100% प्योर गोल्ड है तो उसको हम 24 कैरेट बोल देते हैं, है ना? और अगर मैंने उसको बोला लेट्स से 22 कैरेट का मतलब है, अब समझे, 24 में 100% है तो 1 कैरेट में 100/24% होगा, और 22 कैरेट में 100/24 इंटू 22 कैरेट, इतना परसेंट प्योर गोल्ड होगा उसके अंदर. ओके सर, थैंक यू सर. बाय. वो 100% परसेंटेज यूज कर लेते तो जिंदगी आसान थी. बेवकूफ बनाने के लिए कैरेट यूज करते रहते हैं. यही बोल दें कि इसमें 92% प्योर गोल्ड है, ना जी, इसमें 22.2 कैरेट गोल्ड है. पता ही ना चले क्या बोल रहा है. चलो जी, लेट्स एंड द सेशन. Sir, I have a doubt. हाँ जी बोलो. Sir, is mole derived from molecule or is molecule derived from mole? Mole and molecule have absolutely no relation. It's a coincidence that the words are matching. Okay, sir. Good. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Welcome. Bye bye. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye bye.